कहानी शीकी नाम के एक ऐसे बिगड़ेल बच्चे से शुरू होती है जिसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब अचानक से एक मिस्टीरियस मैन उसके डैड को मार देता है, तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर डीमन ब्लड है, और ये जानने के बाद वो अपने पावर्स को मास्टर करने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने डैड की मौत का बदला ले सके। बहुत साल पहले जापान में ओनी नाम के डीमंस का एक खतरनाक कबीला रहता था। वो जहाँ जाते थे चारों तरफ तबाही मचा देते थे, कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तभी एक बहादुर इंसान मामू उन्हें हराने की कसम खाता है। उसने ओनी के बेस पर हमला किया और हजारों डीमंस को मार दिया। लेकिन ये तो बस एक लंबे युद्ध की शुरुआत थी जो मामू और ओनी के बीच आज तक चलता आ रहा है, और सेकी भी इससे कनेक्टेड था। इन सब से अनजान वो अपने गन्स का कलेक्शन साफ करते हुए अपने दोस्तों के बारे में बता रहा होता है। वो हंसते हुए बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका अडॉप्टेड फादर सेयोशी वहां आता है और उसके सिर पर जोर का पंच मारता है। फिर पूछता है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। शीकी गुस्से में कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो योशी उसे कमीना बोलकर दोबारा मारने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार शीकी खुद को बचा लेता है। फिर योशी गुस्से में पूछता है कि ये बंदूक यहाँ क्या कर रही है, हम वाइन की दुकान चलाते हैं ना कि गन की। इस पर शीकी ताना मारते हुए कहता है कि वाइन की दुकान वैसे भी बस नाम की चल रही है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे कस्टमर्स बहुत कम हो चुके हैं। इस पर योशी बोलता है, स्कूल से निकल जाने के बाद भी तुम्हें किस बात का घमंड है। ये बात शीकी को बुरी लग जाती है। वो गुस्से में कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी तरह लूजर नहीं बनूंगा, और अच्छी बात है कि तुम मेरे रियल फायदा नहीं हो। ये सुनकर बूढ़े आदमी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और एक कॉल को रिसीव करने के लिए नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक डिलीवरी के लिए चला जाता है। शीकी अकेले में सोचता है कि काश मुझे किसी अमीर आदमी ने अडॉप्ट किया होता। इसके बाद वो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। वो बाहर देखने के लिए आता है, लेकिन धुएं के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक अजीब सा काला धुआं उसी की तरफ आता है। शीकी डर के मारे पीछे गिर जाता है, लेकिन वो धुआं उसका पैर पकड़कर उसे बाहर जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक डरावना बूढ़ा आदमी वहां जाता है जो उस पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी योशी अपने कार से उस बूढ़े आदमी को ठोक देता है और शीकी को जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है, और फिर पूरी स्पीड से वहां से निकल जाता है। वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन शीकी को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से कहता है कि तुमने अभी अभी उसे अपनी कार से मार दिया। इस पर योशी बताता है कि वो मरा नहीं है और हमें उससे जितना हो सके दूर जाना होगा। वो काफी डरा हुआ था और शीकी से कहता है कि ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम ओने के वंशज हो और जिसने तुम पर हमला किया वो मामो का वंशज है। ये सुनकर शीकी हंसते हुए बोलता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है, लेकिन योशी सीरियस होकर कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी उन पर हमला हो जाता है और योशी मुश्किल से उससे बच पाता है। फिर कार की खिड़कियां काली धुएं से ढक जाती हैं, जिससे बाहर का कुछ भी नजारा नहीं आता। योशी तुरंत ही गाड़ी रोकता है और जल्दी से बाहर निकलते हुए शीकी से कहता है कि हमें तुरंत छिपना होगा। लेकिन तभी उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और जब योशी पीछे मुड़कर देखता है तो शीकी वहां नहीं था। लेकिन वो काले धुएं को वेयर हाउस के अंदर जाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उसके बेटे को वहीं ले गया है। वहीं अंदर शीकी खुद को एक बड़े से जाल में फंसा हुआ पाता है जो पूरी तरह से काले धुएं से बना था। उसके सामने वही आदमी खड़ा था, उसका नाम सैमीडर। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो तुम्हें सिर्फ एक कीड़ा बनाता है, और ऐसे कीड़ों को मसल्ला मामतेरो एजेंसी का काम है। शीकी अभी हैरान था कि ये आदमी कार के कुचल जाने के बाद भी कैसे बच गया। तभी योशी वहां आता है और कहता है, मामो की कहानी सच है। हजारों सालों से मामो और ओनी के वंशजों के बीच जंग चल रही है। मामो के वंशज ने एकजुट होकर मामोतेरो एजेंसी बनाई और वो काफी पावरफुल हो गए, जिस कारण से ओनी को इंसानों के बीच छुप कर रहना पड़ा। शीकी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो योशी कहता है कि इसे अपने डैड पर छोड़ दो। फिर सैमी डेर काले धुएं से दो तलवार बना लेता है, तो योशी भी उस पावर का यूज करता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी तलवार के टकराने से शॉक वेव जनरेट होती है। किसी तरह योशी उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन सैमी डेर ताना मारता है कि तुम पहले से कमजोर हो गए हो। वो बताता है कि ये ब्लैक मिस्ट मामो के वंशजों की एक यूनिक शक्ति है और मामोतेरो एजेंसी में योशी कभी उनका सीनियर हुआ करता था। शीकी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके डैड मामो का वंशज। तब योशी कहता है कि उसने उसे जिंदगी को पूरी तरह से भुला दिया। इस पर सैमीडर पूछता है कि क्या तुम ये भी भूल गए हो कि ओनी कितने खतरनाक होते हैं, और फिर कहता है कि एक ओनी की हेल्प करने के जुर्म में तुम्हें भी मरना होगा। योशी बिना देर किए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों की पावर बराबर थी। शीकी बस हैरानी से उनकी लड़ाई देख रहा होता है। सैमीडर लड़ाई के बीच में पूछता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो। इस पर योशी उसे चुप रहने का कहता है और एक जोरदार वार करता है, लेकिन सैमीडर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। वो उसके वार को आसानी से चकमा दे देता है और फिर बिजली की रफ्तार से उस पर लगातार वार करता है, जिससे योशी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। शीकी अपने डैड को इस हालत में देखकर कसम खाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर सैमीडर कहता है कि जल्द ही तुम भी अपने बाप से मिलने वाले हो।
हो। तब योशी उसके पैरों को पकड़ लेता है। सैमिडर पूछता है कि एक ओनी को बचाने के लिए तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। इस पर सुयोशी गुस्से में जवाब देता है कि मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं है। शीकी ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और सिर्फ उसके वंशजों की वजह से उसे मारना गलत है। ये सुनकर सैमिडर सुयोशी को खत्म करने के लिए काले धुएं की तलवार बना लेता है, लेकिन तभी शीकी की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। इसी के साथ उसकी डेमोनिक पावर जाग जाती है और उसकी आंखों में से खून बहने लगता है। उसके सिर से नुकीले सिंह निकल आते हैं। शीकी चीखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर सैमिडर जब उसकी तरफ देखता है तो शीकी वहां नहीं होता। अगले ही पल उसके चेहरे के सामने खून से बनी कई बंदूकें प्रकट हो जाती हैं। सैमिडर अपने तेज रिफ्लेक्स के चलते सारे मॉन्स्टर्स को ब्लॉक कर देता है। फिर सैमिडर चारों तरफ देखता है कि वो कहाँ छिपा है। तब उसे छत से खून की बूंदें टपकती हुई दिखती हैं, जहाँ शीकी बिल्कुल पागल बैटमैन की तरह उल्टा लटका रहता है। उसे खून में लथपथ देख सैमिडर समझ जाता है कि शीकी की पावर्स अब जाग चुकी हैं। तभी अचानक से शीकी उस पर झपट्टा मारता है और जोरदार वारों से उसे पीछे धकेल देता है। सैमिडर तुरंत पलट कर वार करता है और उसका हाथ काट देता है, लेकिन शीकी पीछे जाकर एक झटके में अपना हाथ फिर से उगा लेता है और ये देखकर सैमिडर को पसीना आने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। शीकी अपने खून से बहुत सारी बंदूकें बनाता है, जिसे रोकने के लिए सैमिडर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तभी शीकी उस पर एक मिसाइल छोड़ देता है और सैमिडर बाल बाल बचता है। वो बूढ़ा आदमी शीकी के बेरहम हमलों से बचने के लिए भागने लगता है और मौका देखकर अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन इससे वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। शीकी बिजली की तरह आता है और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे सैमिडर घायल हो जाता है। फिर शीकी उसके चेहरे पर पैर रख देता है और उस पर खूब सारा गोला बारूद बरसाता है। किसी तरह सैमिडर बुरी तरह घायल होने के बावजूद जान बचाकर भागकर निकल जाता है। तभी शीकी भी अचानक से गिर पड़ता है। उसकी खून से बनी सारी बंदूकें भी गायब हो जाती हैं और वो अपने नॉर्मल बॉडी में वापस आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही हो क्या रहा है। सैमिडर समझ जाता है कि पहली बार अपनी पावर यूज करने के कारण शीकी के साथ ऐसा हुआ है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपने अधूरे काम को पूरा करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो शीकी पर अटैक करने वाला होता है, सोयोशी बीच में आ जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है। सैमिडर हैरान होकर पूछता है कि उस शख्स को बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी, जबकि तुमने देख लिया कि वो क्या बन गया है। लेकिन सोयोशी शीकी के बचपन को याद करता है और कहता है, मैं बस एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा था। वहीं बाहर धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देते हैं। उसके बाद सैमिडर फिलहाल के लिए पीछे हटने का फैसला करता है और वहां से गायब हो जाता है। शीकी अपने डैड की हालत देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, लेकिन सोयोशी मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसका वक्त आ चुका है। वो शीकी से कहता है कि वो इतना पावरफुल बने कि मामोतारो और ओनी दोनों को हरा सके और खुशी से अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन शीकी चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। लेकिन सोयोशी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आखिरी सांस लेता है। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरता है, शीकी उसे जगाने की कोशिश करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रोलर स्केट पहनकर एक आदमी वहां आता है और शीकी जैसे ही उसे देखने के लिए पलटता है, वो उसके सर पर हल्का सा मारता है, जिससे शीकी बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ उसके जैसे लोगों को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। शीकी बेहोशी की हालत में अपने बचपन के दिनों को देख रहा होता है, लेकिन तभी वो डरावने सपने में बदल जाता है। वो देखता है कि सैमिडर ने सियोशी को मार दिया है। तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। उसके पीठ के पीछे वो इंसेक्टर लड़का अपने छाती की हेल्प से वन हैंड स्टैंड पुशअप कर रहा होता है। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपना नाम नेटो बताता है। वो भी एक ओनी था। वो तुरंत अपने सिंग निकाल कर दिखाता है। शीकी नेटो की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। नेटो उसे नहीं बताता कि वो अभी कहाँ है, बस इतना कहता है कि उसके डैड की बॉडी एक सुरक्षित जगह पर रखा है और उसे यहाँ सिर्फ रिट्रीवल और इवोल्यूशन के लिए लाया गया है। फिर वो कोने में रखे व्हाइट बोर्ड को शीकी के सामने ले आता है। साथ ही वो उसे बताता है कि रोलर कोस्टर का यूज करने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद वो शीकी को मामोटोरो एजेंसी के बारे में समझाना शुरू करता है और कहता है, मामोटोरो एजेंसी ऐसे लोगों को ढूंढती है जो काले धुएं को कंट्रोल कर सकता है और फिर उन्हें अपनी एजेंसी में शामिल कर लेते हैं और फिर वो हम जैसे लोगों का शिकार करते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए ओनी ने भी अपनी एक एजेंसी बनाई है और उसका काम है शीकी जैसे ने जागे हुए ओनी को ढूंढकर उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाना, जहाँ वो ये तय कर सके कि वो ओनी एजेंसी में शामिल होने के लायक है या नहीं। इतना बताने के बाद वो व्हाइट बोर्ड को वापस रख देता है और फिर शीकी का मुंह खोल देता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। लेकिन तभी शीकी चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो। वो नेटो को गोलियां भी देता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसके डैड की बॉडी को कुछ हुआ तो वो उसे मार डालेगा। नेटो तुरंत ही उसकी स्कोर एक कम कर देता है, जो कि पहले से ही 0 था। शीकी गुस्से में कहता है कि वो किसी भी शैडो लॉर्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। इस पर नेटो कहता है कि जितनी बार शीकी गाली देगा और यहाँ से जाने की बात करेगा, उसके उतने ही पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। लेकिन शीकी को इन सब से कोई मतलब नहीं था, उसे बस जल्दी से यहाँ से बाहर जाना था।
इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहता है और नाटो उससे कहता है कि वो उसे घूरना बंद करे। ये सुनते ही शिकी भड़क जाता है, तो नाटो सोचता है कि अब नॉन स्टैंडर्ड तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि ये पागल आम तरीकों से नहीं सुधरने वाला। वो अपनी टाई उतारता है और इससे पहले कि शिकी कुछ समझ पाता, नाटो अपनी पूरी शक्ति से उसका गला घोटने लगता है। शिकी पूरी ताकत से छुटाने की कोशिश करता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है और नाटो उससे निराश हो जाता है, लेकिन तभी शिकी का ब्लड नुकीले कांटों में बदलकर नाटो पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ही आसानी से बचकर निकल जाता है। अचानक से वो देखता है कि शिकी ने उसकी तरफ खून से बनी गन को पॉइंट किए हुए है। वह उस पर गोले चलाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी एक भी गोलियां नाटो को छू नहीं पाती क्योंकि उसने अपने खाते का यूज करके बहुत ही आसानी से खुद को बचा लिया होता है। फिर वो शिकी के स्कोर को पूरे 100 पॉइंट्स घटा देता है क्योंकि शिकी को ये तक नहीं आता कि अपने ओनी खून का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर वो शिकी को रियल पावर दिखाने का डिसाइड करता है, लेकिन नॉर्मल होते ही शिकी को कुछ याद नहीं रहेगा। तभी अचानक से शिकी उस पर झपटता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद शिकी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो होश में आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ है। अपने हाथों को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो फिर से काबू से बाहर हो गया था। नाटो उसके ऊपर बैठकर कहता है कि जब कोई ओनी वर्सकर मोड में जाता है तो वो अपना दिमाग खो बैठता है, जिससे उसे कुछ याद नहीं रहता। शिकी गुस्से में नाटो से कहता है कि उसे लेक्चर देना बंद करे, जबकि वो खुद भी अपने खून को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नाटो तुरंत अपना खून से बना छाता गायब कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी ताकत को काबू करना आता है। इसके बाद वो साफ कह देता है कि अब कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिकी ओनी एजेंसी में शामिल होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका है। शिकी को एहसास हो गया था कि नाटो बेहद खतरनाक और ताकतवर है, इसलिए वो उससे मिन्नत करता है कि उसे अपना चेला बना ले ताकि वो मजबूत हो सके और अपने पिता का बदला ले सके। नाटो तुरंत मना कर देता है। वो उसे बेकार और शर्मनाक कहता है, जो ना तो अपने दिमाग पर काबू रख सकता है और ना ही अपनी ताकत पर। शिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से को काबू में रखता है, लेकिन नाटो कहता है कि अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि एक बेकाबू ओनी सबके लिए खतरा है। वो अपने स्पेशल रिंग से अंगूठे में कट लगाता है और अपने ब्लड से एक छाता फॉर्म करता है। तभी नाटो का मन बदलने के लिए शिकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उससे दूर भागता है और फिर तेजी से उसके तरफ दौड़ आता है। नाटो तुरंत अपने छाते को नुकीले ढाल में बदल लेता है। तभी शिकी छलांग लगा देता है, लेकिन नाटो ने पहले ही उसके मूव्स कैलकुलेट कर लिए थे। शिकी स्पाइक्स का यूज करके जंप कर देता है और उस पर खून से बना पिस्तल तान देता है। शिकी पूरी फोकस के साथ एक दमदार शॉट फायर करता है और रिकॉइल के कारण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन नाटो बस अपनी उंगली से उस ब्लड बुलेट को रोक लेता है। तभी शिकी फिर से अपना कंट्रोल खोने लगता है, तो नाटो फैसला करता है कि अब वो अपने स्पेशल मूव से उसे खत्म कर देना चाहिए। वो खुद को एक प्रोटेक्टिव केज में बंद कर लेता है और अपने खून से बने तीरंदाज बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि शिकी अपनी पावर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नाटो अपना स्पेशल मूव कैंसिल कर देता है। शिकी को खुद पर प्राउड फील होता है कि उसने अपनी ताकत को काबू में कर लिया, लेकिन तभी वो जमीन पे गिर पड़ता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। नाटो को यकीन नहीं होता कि शिकी ने अपनी पावर पर कंट्रोल पा लिया क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता था। वो उससे पूछता है कि आखिर तूने ये कैसे किया? शिकी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, तभी मैं बताऊंगा। नाटो उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। शिकी इसे हाँ की तरह लेता है और बताता है कि जब नाटो ने अपने खून को कंट्रोल करने की बात की थी तो उसे समझ भी नहीं आया था, लेकिन जब उसने अपने अंगूठा काट कर खून से हथियार बनते देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बस उसने अपना ब्लड बहने दिया और दिमाग में चलते हुए कहा कि हथियार बन जाए। शिकी अभी भी इस बात पर एक्साइटेड था। वो नाटो से पूछता है कि उसे ये कैसे लगा, लेकिन नाटो को ये सब पूरी तरह बकवास लगा क्योंकि चीजें ऐसे काम नहीं करती। उसे लगता है कि शिकी ना तो बात मानता है और ना ही अपने वर्कर्स मोड को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता है। वो बस अपने रो इंस्टेंट के दम पर पावर को जबरदस्ती मनवा देता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ताकत भी मिल सकती है। वो सोच ही रहा था कि इस अजीब केस के साथ क्या करे, तब शिकी बोल पड़ता है कि उसे अपने डैड की मौत का बदला लेना है और उस आदमी को मारना है जिसने उन्हें मारा, इसलिए वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। लेकिन नाटो इस बारे में सोचने तक से इनकार कर देता है। वो अपनी छतरी को भाले में बदलते हुए कहता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं और ऐसे दिखाता है जैसे उसे भाले से मार देगा, लेकिन आखिरी पल में वो उसके सिर के पास जमीन में भाला गाड़ देता है और शिकी से कहता है कि उसने जैसे तैसे टेस्ट पास कर लिया, इसलिए वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा, लेकिन फिर भी उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। शिकी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, तो नाटो बेसिक से शुरू करने का डिसाइड करता है। वो बताता है कि वो लोग इस वक्त हेल्स डोर स्टेप आइलैंड पर हैं, जिसे पहले ओनोगसीमा कहा जाता था। ये वही जगह है जहां असली मामा तेरो ने राक्षसों का कत्लेआम किया था, लेकिन अब यहाँ ओनी सुरक्षित रह सकते हैं। आइलैंड के सेंटर में रासेसु अकेडमी है, एक मिलिट्री स्कूल जो ओनी को ट्रेन करता है। ये सुनकर शिकी डर जाता है, लेकिन नाटो उसकी गाल दबाकर कहता है कि रासेसु अकेडमी उसे सब सिखाएगी। मामो ओनी के बीच की हिस्ट्री, अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल करना और फाइटिंग टेक्निक। नाटो उसका
प्रोग्राम टीचर भी है और वो अकेडमी के रूल्स के बारे में बताने लगता है। लेकिन ये सब शीकी के मटर साइज दिमाग के लिए बहुत ज्यादा था। उसे तो बस एक बात जाननी थी कि क्या वो इतना ज्यादा ताकतवर बन पाएगा कि अपने डैड का बदला ले सके। नेटो कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन वो साफ कहता है कि अगर शीकी आमातोरो एजेंसी से लड़ने लायक ताकतवर नहीं बन पाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कुछ देर बाद शीकी तैयार होकर पूरे जोश में इस अजीब से स्कूल में जाने को एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन नेटो वार्निंग देता है कि इस साल और भी लोग टेस्ट पास करके आए हैं और उनमें से सबसे कम स्किल वाला वही है। तभी शीकी को अपने डैड की याद आती है और वो नेटो से पूछता है कि उनकी बॉडी कहाँ है। नेटो बताता है कि उन्होंने उसके डैड की बॉडी रोड साइड पर रखी है ताकि शीकी अपनी तरह उनका अंतिम संस्कार कर सके। शीकी अपने डैड की मौत के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन नेटो कहता है कि ऐसे मुंह लटका कर बेवकूफ बनने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम अपना बदला ले सको। शीकी हंसकर कहता है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो। ये सुनकर नेटो एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे पहले क्लास नहीं पहुँचते तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर किसी तरह शीकी उस तक पहुँच जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो क्लास में ऑरा बनाते हुए कैसी एंट्री दे। तभी नेटो उसे लात मारकर दरवाजे से अंदर फेंक देता है और इस तरह से उसका ऑरा परफेक्टली नेगेटिव में चला जाता है। वो एक मास्क वाले बंदे जिन से ब्लड साफ करने के लिए टिश्यू मांगता है, लेकिन जिन तो उसके टीचर से बड़ा खड़ूस निकलता है। वो कहता है कि मुझसे बात मत करो। ये सुनकर शीकी भड़क जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसके अभी तक सींग नहीं आए। जिन तुरंत अपने सींग निकाल कर कहता है कि सिर्फ बेवकूफ लोग जो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते वही उन्हें हर वक्त दिखाते हैं। उसकी ये बात पास बैठे अकारी को बुरी लग जाती है क्योंकि वो भी अपने सींग कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब क्लास का माहौल बिगड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि हालत ज्यादा खराब होते अचानक से नेटो उनके पीछे आ जाता है और शीकी को पता भी नहीं चलता कि वो कब जाकर जिन के बगल में बैठ गया। फिर नेटो बिना टाइम बर्बाद किए पहला लेसन स्टार्ट करता है और कहता है कि सबसे पहले हम टैग का गेम खेलेंगे। फिर वो सभी स्टूडेंट को जंगल में ले आता है और कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है, तुम्हें मुझसे बचकर वापस स्कूल आना होगा और जो भी टाइम पर वापस नहीं पहुंचेगा उसे सीधा एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। वो कहता है कि तुम लोग अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तभी पावर्स यूज करूंगा जब कोई बेकाबू हो जाएगा। जिन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर तुम पावर यूज नहीं करोगे तो शायद मारे जाओगे। इस पर नेटो हंसते हुए कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो उसी वक्त तुम ग्रेजुएट हो जाओगे और फिर अपनी पसंद की किसी भी स्क्वाड में जाकर आमातोरो एजेंसी से लड़ सकते हो। फिर शीकी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और टेस्ट में टॉप करूंगा। ये सुनकर नेटो मुस्कुराता है और कहता है एक और रोल है। वो अपने पॉकेट से 2 बॉल्स निकालता है और कहता है कि जब तुम अकेडमी पहुंचो तो तुम्हारे पास ये बॉल होनी चाहिए। फिर वो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फेंक देता है। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें उन बॉल्स के लिए एक दूसरे से लड़ना होगा, लेकिन तभी नेटो बताता है उन्हें टीम में बांट दिया जाएगा। पहली टीम में शीकी, जिन और गुलाबी वालों वाली और मेरे को रखा जाता है। दूसरी टीम में गुंडे जैसे दिखने वाला हिकारा और पड़ाकू गुजी, जबकि तीसरी टीम में रोकू और क्वाइन को रखा जाता है। नेटो तीनों टीम को बताता है कि वो 15 मिनट बाद रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाएगा। तभी शीकी बीच में बोल पड़ता है कि वो मास्क पहने उस अजीब आदमी की टीम में नहीं रहना चाहता है। नेटो उसे वार्निंग देता है कि अगर वो उस टीम में नहीं रह सकता तो उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और मजबूरी में शीकी को अपनी बात वापस लेनी पड़ती है। इसके बाद ओमेरे शीकी और अपना इंट्रोडक्शन देती है और शीकी, जिसने अपनी जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं की थी, उसका दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। वो कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर ओमेरे शर्मा जाती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस वो उसके रास्ते में ना आए। फिर वो जीन के पास जाती है, लेकिन जीन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिससे ओमेरे को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उससे बात करने के लिए माफी मांगने लगती है, जो देखकर शीकी जिन पर उसकी बदतमीजी के लिए चिल्लाने लगता है और फिर ओमेरे को दिलासा देते हुए कहता है कि वो रोकर अपना प्यारा चेहरा खराब ना करे। तभी नेटो उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है तो शीकी और जिन तुरंत रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ओमेरे भी उनके पीछे चल देती है। वहीं जीन पेड़ों के पास ऐसे कूदने लगता है जैसे वो नारुतो का निंजा हो। वो सोच रहा होता है कि नेटो को मारकर वो तुरंत ग्रेजुएट हो जाएगा। तभी अचानक शीकी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर जिन उससे पूछता है तुझे क्या हो गया। इस पर शीकी कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर जिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपना मास्क उतार देता है। उसके मुंह के चारों ओर अजीब सा निशान था। शीकी कहता है कि सिर्फ कमजोर लोग ही अपने पुराने जख्म दिखाते हैं, लेकिन जिन उसकी बातों में नहीं आता और अपने ग्लव्स उतार देता है, जिससे पता चलता है कि उसका हाथ भी सिलाई की मशीन से भरा है। वो एक टांका तोड़ देता है और उसका खून आरी के ब्लड में बदल जाता है। ये देख शीकी हैरान रह जाता है। जिन कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वहाँ से भाग जाए, लेकिन शीकी कहता है कि अगर वो अभी भाग गया तो अपने डैड की मौत का बदला नहीं ले पाएगा। ये सुनकर जिन कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर कहता है कि वो अभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। शीकी कहता है कि वो उसे समझना चाहता भी नहीं है और अंगूठा काट लेता है, लेकिन इस बार उसका ब्लड बंदूक में नहीं बदलता। वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे काम करेगा। आखिरकार वो एक डंडा उठाकर लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जल्दी
उसे एहसास होता है कि वो जिन का मुकाबला नहीं कर सकता, जिन्हें एक बार में ही पेड़ काट देता है। वहीं ओमेरे उन दोनों को ढूंढ रही होती है, तभी उसे पेड़ के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है और उसका डर फिर से जाग उठता है। वो सोचती है कि वो उस जगह के लायक नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शीकी ने उसे क्यूट कहा था और वो थोड़ी खुश हो जाती है और उसे ढूंढने का फैसला करती है। उसके पास में ही एक बॉल पड़ा होता है जो भी नहीं देख पाती। उधर शीकी हाथों से जिन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जिन बिना अपने चेन पावर का यूज किए शीकी को पीट रहा होता है। शीकी सोच में पड़ जाता है कि वो अपने पावर को इतनी इजीली कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जिन की एबिलिटी उसकी टोर्नेडो वाली एबिलिटी से बिल्कुल अलग है और ध्यान भटकाने के कारण जिन उसे सिर्फ एक पंच में गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शीकी फिर से खड़ा होता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गुस्से में जिन एक चेनसो उसकी तरफ फेंक देता है और उसी टाइम ओमेरे वहां आ जाती है और जिन का अटैक सीधा उसे लगने वाला होता है। शीकी उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह उसे बचा लेता है, जिसमें उसे छोटी सी कट लग जाता है। वो उठकर जिन को ओमेरे से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जिन कहता है कि अगर वो मेरी इतनी कमजोर अटैक से मारी जाती तो वो उसी की गलती होती। ये सुनकर शीकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी अचानक ओमेरे मंत्र की तरह बार बार आई एम सॉरी बोलने लगती है। शीकी उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो खून धीरे धीरे एक जाइंट ह्यूमन का रूप लेने लगता है, जो देख जिन और शीकी दोनों डर के मारे कहते हैं कि ये अटैक ऑन टाइटन जैसी चीज आखिर है क्या। और मेरे दोनों को चिल्लाकर कहती है कि भाग जाओ वरना मेरी फीमेल टाइटन तुम्हें मार डालेगी। उसकी बात पूरी होते ही टाइटन जमीन पर पूरी ताकत से मारती है और शीकी इसी तरह उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ जिन सीधा टाइटन की ओर कूद जाता है, लेकिन उसकी चेनसो उसके विशाल शरीर का पीछा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। शीकी ओमेरे से पूछता है कि क्या तुम इसे रोक नहीं सकती हो। इस पर वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो कुछ कर नहीं सकती और फिर खून ज्यादा बहने के कारण वो अचानक से बेहोश हो जाती है। शीकी उसे टाइटन से दूर ले जाने का सोचता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो टाइटन खुद ओमेरे को प्रोटेक्ट करने लगती है। जिन भी सोच में पड़ जाता है क्या इसका ब्लड अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तभी अचानक फीमेल टाइटन खून उगलने लगती है, जिससे जिन एक चट्टान के पीछे जाता है, लेकिन शीकी पूरी ताकत से उस अटैक का सामना करता है। तभी रोती हुई ओमेरे टाइटन को दीदी कहते हुए रुकने के लिए कहती है, जो देखकर शीकी सोच में पड़ जाता है क्या दीदी इसको कह रही है। ओमेरे फिर से उसे भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन शीकी मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो तुम खून की कमी से मारी जाओगी। तभी फीमेल टाइटन शॉक वेव जनरेट करती है, जो जंगल के बाहर मौजूद बाकी लोगों तक पहुंच जाता है। नेटो भी ये देख रहा होता है। वो शीकी और जिन को उससे निपटने के लिए एक चांस देने का डिसाइड करता है। वहीं शीकी खुद को जख्मी करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने ब्लड से वेपन बना सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी टाइटन फिर से उस पर हमला करती है, जिससे वो बच जाता है। फिर वो जमीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकती है। शीकी को एक पत्थर लग जाता है और दूर जाके गिरता है। वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है, जिस फ्रस्ट्रेशन में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी जिन कहता है कि अगर ऐसे ही रोना है तो घर चले जाओ। इस पर शीकी गुस्से में बोलता है, ये आंसू नहीं है, मेरी आंखों से पसीना आ रहा है। जिन उस पर ध्यान नहीं देता और अपने दोनों हाथों पर दो अलग अलग तरह के चेन्सो बना लेता है। नेटो उसे देखकर हैरान होता है कि वो एक साथ दो तरह के हथियार बना रहा है। फिर जिन तेजी से फीमेल टाइटन की तरफ बढ़ता है और वो लेवी एकोमैन की तरफ उसके गले पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन अपना एक हाथ गवाकर खुद को बचा लेती है। जब जिन उसे लड़ रहा होता है तो शीकी अपने हाथ पर वेपन बनाने के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि जिन सिर्फ काटने वाली चीजें बनाता है और यहाँ तक कि ओमेर का भी अपनी फीमेल टाइटन से पर्सनल कनेक्शन है। वो सोचता है कि मैं गन्स बना सकता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है और तभी उसे अपनी पावर पर कंट्रोल करना आ जाता है। दूसरी तरफ जिन की हालत खराब हो रही थी। फीमेल टाइटन जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और उसे लगता है कि अब मैं मारा जाऊंगा। नेटो भी खुद उसे बचाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी शीकी चिल्ला कर कहता है कि अब ये लड़ाई मैं संभाल लूंगा। वो फीमेल टाइटन की तरफ एक जबरदस्त ग्रेनेड लॉन्चर तान देता है। नेटो देखकर हैरान हो जाता है कि उसने कैसे सीख लिया। शीकी अपना नया हथियार ट्राई करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन तभी फीमेल टाइटन उस पर अटैक कर देती है। शीकी उसके वार को चकमा दे देता है और उस पर एक जोरदार ग्रेनेड दाग देता है, जिससे एक ही झटके में टाइटन की धज्जियां उड़ जाती है। जिन और नेटो दोनों उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं। फीमेल टाइटन के टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं और ओमेरे बेहोश हो जाती है और वहाँ खून की बारिश होने लगती है। जिनको एहसास होता है कि शीकी के अटैक से वहाँ का मौसम बदल गया था, लेकिन शीकी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा ओमेरे के पास जाने लगता है। तभी वो जमीन पे गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी नेटो वहाँ आता है और कहता है कि तुमने इतना ज्यादा ब्लड पावर यूज कर लिया है कि अब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं बची। शीकी कहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है और खुद को किसी तरह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही फिर से जमीन पे गिर जाता है। नेटो उसे नूब कहता है, जो अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि शीकी की पावर सच में बहुत ज्यादा थी। वो शीकी से कहता है कि अगर उसने ज्यादा ब्लड इस्तेमाल कर लिया तो वो मर भी सकता है। ये सुनकर शीकी खुद की हो जाए ओमेरे के लिए चिंता करने लगता है। नेटो को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीरियस हालत
हालत में भी शीकी किसी और की चिंता करेगा। लेकिन जैसे ही नेटो उनकी मदद करने वाला होता है, जिन उस पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन नेटो उसे रोक देता है और जिन को पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि हमें हारने वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेटो कहता है कि ओमेर को अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इस पर जिन कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर नेटो साथ देता है कि उसे ऐसे मतलबी कमीने बिल्कुल पसंद नहीं, जिनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सीधा उस पर टूट पड़ता है। नेटो अपनी उस छतरी से जिनके अटैक्स को रोकता है और फिर वो एक बटन दबाकर अपने छत से स्मोक रिलीज कर देता है। जिन सोचता है कि नेटो स्मोक का फायदा उठाकर सरप्राइज अटैक करेगा, तो वो उसके नजदीक आने का वेट करने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे कई गोलियां आकर लगती है। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। नेटो अपनी मल्टीपर्पज छतरी से रबर बुलेट्स चलाता रहता है और कहता है कि इनसे तुम नहीं मरोगे, लेकिन इसकी दर्द नानी याद दिला देगी। जिन समझ जाता है कि नेटो उसे दूरी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन सिर्फ नजदीक होने पर अटैक कर सकता है। लेकिन तभी जिन बाहर निकलता है और उसकी तरफ तेज धार वाले ब्लेड फेंक देता है। नेटो उसे आसानी से बच जाता है, लेकिन वो जिन के लॉन्ग रेंज वाले वेपन को देखकर हैरान भी होता है। जिन लगातार हमला करता है और वो हवा में कूदकर नेटो के पीछे आ जाता है, लेकिन नेटो अचानक उस पर एक ग्रेनेड फेंकता है और वो बस एक स्मोक ग्रेनेड निकालता है। धुएं में जिन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी नेटो उसे एक खतरनाक पंच मारता है और लेक्चर देने लगता है। जिन इतना थकने के बाद भी उठने की कोशिश करता है, तो नेटो अपना छाता उल्टा करके जिन को उसमें बंद कर देता है। जिन बार बार छूटने की कोशिश करता है, तो नेटो पूछता है कि क्या तुम अपने बाप से मिलने के लिए इतने बेताब हो। ये सुनकर जिन अचानक चुप हो जाता है। नेटो ने उसकी फाइलें देखी थी और उसे पता है कि उसके डैड एक मामोतेरो है। शीकी हैरान रह जाता है कि दोनों की लाइफ इतनी मिलती जुलती है, लेकिन जिन के दिल में सिर्फ नफरत थी। उसके डैड ने उसके परिवार को मार डाला और उस पर कई रिसर्च किए, जिससे उसके पूरे शरीर पर निशान रह गए। जिनको याद आता है कि कैसे वो कचरे को खाकर जिंदा बचा था। वो उस आदमी को अपने हाथों से खत्म करने का काम करता है। गुस्से में जिनको खुद उसे छतरी से आजाद कर लेता है, लेकिन तभी फिर से नेटो उसका चेहरा पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है और कहता है कि इस तरह से तुम अपना बदला लेने से पहले ही मर जाओगे। ये सुनकर जिन आखिरकार शांत हो जाता है और फिर नेटो स्कूल में कॉल करके नर्स बुलाता है। वो मेरे को ज्यादा खून बह जाने की वजह से टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है और जिन को वो बांध लिया जाता है। दूसरी तरफ शीकी खड़ा होता है। नेटो के हाथ में एक बॉल होती है और वो शीकी से कहता है कि या तो वो बॉल छीन ले या फिर 5 मिनट के अंदर बाकी बॉल ढूंढ कर स्कूल पहुंच जाए। शीकी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। नेटो भी उसके पीछे जाता है। वहीं जिन चुपचाप पेड़ से बंधा होता है। तभी झाड़ियों से शीकी निकलता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें साथ मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर जिन हैरान रह जाता है, लेकिन जिन इसके लिए मना कर देता है। तो शीकी पूछता है कि क्या तुम्हें अपना बदला नहीं लेना। जिन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तब शीकी बताता है कि उसका बाप भी एक मोमेरो था। जिन ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर शीकी उस पर नरूटो वाला पुराना डायलॉग चिपका देता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। वही नेटो शीकी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे शीकी दिख जाता है, तो वो उसके सामने चला जाता है और कहता है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है। तभी जिन ऊपर सीधा बॉल को निशाना बनाते हुए झपट्टा मारता है। नेटो इस बार भी आसानी से बच जाता है, लेकिन जिन का असली प्लान तो कुछ और ही था। वो पत्थर को रस्सी से बांधकर नेटो की तरफ फेंकता है, जो नेटो को बांध देती है। फिर शीकी रस्सी की दूसरी तरफ पकड़ लेता है और दोनों मिलकर पूरी ताकत से नेटो को खींचने लगते हैं, लेकिन नेटो जमीन पर पैर गड़ा कर खड़ा रहता है। तभी जिन नेटो पर एक ब्लड ब्लेड फेंक देता है, जिससे बचते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसका फायदा उठाते हुए शीकी तुरंत उसके हाथ से बॉल गिरा देता है। बॉल लुढ़कते लुढ़कते जिन के पास आ जाती है, तो शीकी जिन से कहता है कि बॉल लेकर भागो। जिन बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन तभी नेटो उसे याद दिलाता है कि जो बॉल स्कूल लेकर जाएगा बस वही टेस्ट में पास होगा, इसलिए सिर्फ जिन ही पास होगा, ना कि वो। ये सुनकर शीकी चौंक जाता है और नेटो को एहसास होता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। शीकी को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है और वो जिन को वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। वहीं जिन सोचने लगता है कि इससे वो शीकी की मदद के बिना नामुमकिन नहीं था, लेकिन वो आगे नहीं जा पाता और पीछे मुड़कर शीकी की तरफ जाने लगता है, जो हैरानी से पूछता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। जिन उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो हारना पसंद करेगा, लेकिन शीकी जैसे बेवकूफ ऐसा नहीं लेगा। वो शीकी को बॉल देने लगता है। तभी एक छोटा गुलाबी जीव तेजी से उनके पास आता है। नेटो तुरंत टेस्ट रोक देता है और बताता है कि मूकू उनका हाई स्पीड कुरियर डिलीवरी पेट है और इसे बस इमरजेंसी में भेजा जाता है। वो उसके पीठ पर लगे रेडियो को चालू करता है, जिससे क्योटो ब्रांच से बैकअप की रिक्वेस्ट आती है, जिन पर मामाटोरे एजेंसी ने हमला कर दिया था। वहीं बाकी स्टूडेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नेटो शीकी और जिन के साथ लौट आता है और बाकी लोगों को बताता है कि क्योटो ब्रांच खतरे में है, इसलिए वो लोग उनकी मदद करने जा रहे हैं। वो लोग तुरंत बोट से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। नेटो उन्हें बताता है कि उन्हें बस उनकी टीम का सपोर्ट करना है। जल्दी वो क्योटो पहुंच जाते हैं। वो सभी को एक साधारण सी दिखने वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ एक डरावनी बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने घर के अंदर सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ता दिखाती है। वहीं सीन मोमोतोरो एजेंसी के कैप्टन सुबाकेरी पर शिफ्ट होता है, जिसने अभी अभी ओनिकी के ग्रुप को खत्म किया था। उसकी वाइस कैप्टन युमोगी शिकायत करती है कि उसने जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करने में नानी याद आने वाली है। सुबह
सुबाकरी कहता है कि काश उसे किसी फीमेल ओनी का सामना करना पड़ता, क्योंकि फीमेल ओनी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। यूमोगी कहती है कि उसे एक्सपेरिमेंट से नफरत है, खासकर उसके उस क्रिएचर से। इस पर सुबारी कहता है कि उसकी फेवरेट क्रिएशन है जो कि कुत्ते, बंदर और तीतर को मिक्स करके बनाए और उसने उसका नाम अलगी रखा होता है। फिर यूमोगी उसे याद दिलाती है उनका असली काम खतरनाक ओनी को मारना और लोगों की जान बचाना है, तो उसे अपना टाइम इन गंदी रिसर्च में बर्बाद करने के बजाय उसमें देना चाहिए। इस पर सुबाकरी कहता है कि वो अपनी मदद करने की कोशिश करेगा और उसका दावा है कि अगर वो लोग ओनी की खून को कंट्रोल करना सीख जाए तो ये ओमोटोरो एजेंसी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा और उससे वो बहुत ही अमीर बन सकते हैं। उन्हें सिर्फ मार देने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन्हें उन पर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। ये सब बातें एक डरा हुआ ओनी बच्चा सुन रहा होता है जो कोने में छुपा हुआ था। फिर जैसे ही वो उन दोनों के दूर जाने की आवाज सुनता है तो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी सुबाकरी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और सुबाकरी उसे लैब में ले जाने का डिसाइड करता है। फिर यूमोगी उसे बेहोश करने लगती है, जिसके कारण सुबाकरी की कोट पर खून की एक बूंद गिर जाती है। यूमोगी समझ जाती है कि अभी बच्चा तो गया। सुबाकरी उसके पास आता है और उसे लात मारना शुरू कर देता है। उसे उसका गंदा खून अपने यूनिफॉर्म पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो बच्चे से पूछता है कि क्या उसके माता पिता उसी ग्रुप का हिस्सा थे जिसे उसने अभी मारा है, और कोई जवाब न मिलने पर वो ओनी की लाशों को उठाकर बच्चे को दिखाता है और पूछता है कि क्या उसके माता पिता इनमें से हैं। बच्चा इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पाता। यूमोगी इस बात से सहम जाती है क्योंकि सभी मोमोटेरो में से सुबाकरी एक शैतान था। उनके शरीर से निकलने वाली ब्लैक मिस्ट एक खास तरह का बैक्टीरिया था जो उनके खून में रहता है और उनकी हेल्प से वो लाशों को कंट्रोल कर सकता था। कुछ ही देर में सुबाकरी उस लड़के को मार देता है और अगले से उसे खा लेने के लिए कहता है। दूसरी ओर बाकी लोग एक सुरंग से होते हुए जाते हैं। नेटो उन्हें बताता है कि इस इलाके की कुछ दुकानों से एक गुप्त रास्ता इस सुरंग में खुलता है जो उनके बेस तक जाता है। वो जल्दी ही उर्दा मंदिर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आते हैं, जैसे एक डेस्टिनेशन जापानी घर की तरह बनाया गया था। नेटो बताता है कि यही ओनी एजेंसी का क्योटो हेडक्वार्टर है। तभी एक डॉक्टर आता है और उन्हें देखते ही खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। फिर वो सुनहरे बालों वाली बेटी को इम्प्रेस करने के लिए अपने बाल ठीक करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे तुरंत मना कर देती है। लेकिन उसे तो रिजेक्शन की आदत हो चुकी थी। जिन पूछता है कि ये जोकर कौन है। नेटो उसे बताता है कि ये क्योटो बेस की सपोर्ट यूनिट का कमांडर क्यूया है। फिर क्यूया कहता है कि वो और नेटो एकेडमी में क्लासमेट थे, लेकिन नेटो उसकी फालतू बातें को इग्नोर करता है। वो तुरंत फ्रंट लाइन पर जाने का फैसला करता है। बाकी स्टूडेंट भी क्यूया के साथ रहने के बजाय उसके साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन नेटो उनकी नहीं सुनता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी नर्स क्यूया को वापस बुलाने के लिए आती है। बाकी लोग भी असिस्टेंट नर्स की ड्रेस पहन लेते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कई सारे घायल उन्हें दर्द से करा रहे थे। तब एक नया मरीज लाया जाता है। उसके दोनों पैर कट चुके होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। शीकी उसकी हालत देखकर सहम जाता है और नर्स बताती है कि अगर कुछ नहीं किया गया। क्यूया मुस्कुराते हुए कहता है कि हम देंगे। इस पर शीकी गुस्से में कहता है कि झूठी दिलासा मत दो। क्यूया उसकी जिम्मेदारी की तारीफ करती है। इस बीच दूसरी तरफ सुबाकरी और यूमाई ने अभी अभी एक और ग्रुप के कैप्टन और वाइस कैप्टन को निपटा दिया था। बाकी बच्चे उन्हीं डर के मारे कांप रहे होते हैं और सुबाकरी इतने बेकार लोगों को देखकर निराश हो जाता है। तभी नेटो वहाँ आता है, जिसे देखकर सुबाकरी खुश हो जाता है, लेकिन नेटो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्पेशल अटैक कर देता है। लेकिन सुबाकरी मरे हुए ओनी को ढाल बनाकर बच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। सुबाकरी पूछता है कि नेटो क्योटो में क्या कर रहा है, क्योंकि ये उसका इलाका नहीं है, और फिर कहता है उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ ओनी और क्योटो जमा है और अगर उस जगह को उड़ा दिया जाए तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। नेटो बिना किसी क्वेश्चन के कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुबाकरी तेज वाली कहती है कि वो मंदिर के आसपास घूमने जाएगा, जो सुनकर नेटो अंदर से पैनिक करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि सुबाकरी की इंस्ट्रक्टर्स बहुत तेज है। उधर हेडक्वार्टर्स में क्यूया अपने शरीर में कई ब्लड पाइप्स डालता है। शीकी पूछता है कि ये खून तो घायल लोगों को नहीं देना चाहिए। नर्स उसे चुप रहने और ध्यान से देखने के लिए कहती है। क्यूया उस घायल आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें हाथ चाहिए या पैर, क्योंकि अभी वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकता। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा कर कहता है कि मुझे हाथ चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को फिर से गले लगा सकूं। क्यूया वार्निंग देता है कि इस प्रोसेस में उसे बहुत दर्द होगा। वो अपनी कलाई काटता है और अपना खून उसके मुंह से डालने लगता है। फिर जैसे ही खून असर दिखाने लगता है तो वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। नर्स स्टूडेंट को आदेश देती है कि उसे पकड़ कर रखो, तो वो लोग तुरंत ही उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद उस आदमी के बैंडेज लगे हाथों से अजीब सा स्ट्रक्चर निकलने लगता है। बाकी स्टूडेंट भी ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और तभी उसका हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के घाव भी ठीक हो जाते हैं। शीकी तुरंत क्यूया के पास आता है और पूछता है क्या तुम इसके पैर भी रीजनरेट कर सकते हो। क्यूया हाँ करता है। ये काम उन्हें धीरे धीरे करना होगा क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज्यादा खून पी लिया है और ये उसके लिए खतरा हो सकता है। फिर क्यूया उस घायल आदमी के पास जाकर कहता है कि तुम अब कॉम्बैक्ट यूनिट से रिटायर हो रहे हो, लेकिन सपोर्ट यूनिट में रहकर दूसरों की मदद कर सकते हो।
और तुम जल्दी ही अपने बच्चों के साथ खेल भी पाओगे। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद क्योया उन्हें स्टूडेंट से कहता है कि भविष्य में तुम भी इस आदमी की जगह हो सकते हो और तुम्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए हमेशा हमारी जरूरत पड़ेगी। सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। क्योया फिर शीकी से कहता है कि उसे एक और काम में उसकी मदद चाहिए। वो उसे एक उदास लड़की मई के पास लेकर आता है जिसे पिछले दिन वहाँ लाया गया था। उसके पेरेंट्स अभी तक लापता हैं और क्योया चाहता है कि शीकी उसे अच्छा फील कराए। शीकी ये काम ले लेता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जो धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। वो उससे स्कूल के बारे में पूछता है तो लड़की बताती है कि वो कभी स्कूल नहीं गई। तभी सपोर्ट यूनिट कुछ लाशें लेकर आती है और उनमें कई माता पिता भी होते हैं। उन्हें देखते मई जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन इन लाशों के पीछे एक और गहरी और खतरनाक साजिश छुपी है जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। वही सुबाकरी नेटो को बताता है कि उसने कुछ ओनी की लाशों में अपने बैक्टीरिया मिला दिया है। उसे पता है कि सपोर्ट यूनिट इन्हें बेस पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर देगी और तब वो इन लाशों को दूर से कंट्रोल करके पूरा बेस तबाह कर देंगे। ये सुनकर नेटो हैरान रह जाता है। तभी सुबाकरी मई के डैड की लाश को जिंदा कर देता है। उस वक्त शीकी और क्यूया का ध्यान कहीं और था। मई अपने डैड को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं लेकिन तभी वो सुबाकरी के आदेश पर उसका गला दबाने लगते हैं। शीकी और क्यूया तुरंत ये देख लेते हैं। क्यूया समझ जाता है कि ये सुबाकरी की पावर है और तुरंत शीकी से मई की आंखें ढूंढने के लिए कहता है। शीकी वैसे ही करता है और क्यूया बिना वक्त गवाए दो तेज चाकू सीधा उस आदमी के दिमाग में घुसा देता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और मई अपने डैड को उस हालत में देखते ही फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी क्यूया को एहसास होता है कि यहाँ और भी ज़ॉम्बी है। वहाँ लगभग 30 से भी ज्यादा लाशें पड़ी थी जिन्हें सुबागरी ने कंट्रोल कर रखा था। उसी वक्त मई की माँ शीको को पीछे से पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। क्योया उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है लेकिन उससे पहले ही 3 ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर पड़ते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वही नर्सेस लाशों को डिस्पोजल यूनिट तक ले जा रही होती है लेकिन तभी वो बॉडीज उन पर भी अटैक करने लगती है और उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर पेशेंट के रूम में घुस जाते हैं। वो तुरंत फर्श पर लेटे मरीजों पर अटैक कर देते हैं लेकिन नर्सेस अपनी उनका सामना करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरे रूम में मई रो रो कर अपनी माँ से शीकी को छुड़ाने के लिए कहती है लेकिन उसकी माँ अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी और शीकी जानता था कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। क्योया उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो खुद उन ज़ॉम्बी के बीच में फंसा होता है। इधर शीकी बेहोश होने से पहले अपनी बेल्ट से एक हैंडगन निकालता है। उसे याद आता है कि जब वो बोट पर था तब नेटो ने उसे एक गन सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी क्योंकि शीकी अब तक अपने ब्लड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन शीकी को सेल्फ डिफेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। वो बस इस बात से खुश था कि आखिरकार उसके पास एक नकली मॉडल की बजाय एक असली गन है। नेटो ने समझाया था कि यह गन शीकी के खून से बनी गोलियों से लोडेड है। इसका मतलब ये है कि बुलेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसमें ज्यादा बुलेट्स नहीं थी। इसलिए नेटो ने उसे पहले ही समझा दिया था कि इन्हें सिर्फ तभी यूज करे जब सच में जरूरी हो। शीकी को एहसास होता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ही एकमात्र रास्ता है। वो मई को हक कर लेता है ताकि वो ये सब ना देख सके और फिर वो उसकी माँ के सिर में गोली मार देता है। इस तरह से फाइनली वो खुद को छुड़ा लेता है। उधर क्योया अभी भी ज़ॉम्बी के नीचे दबा हुआ था तो शीकी उन तीनों ज़ॉम्बी के सर पर गोली मार देता है और वो तुरंत वहीं ढेर हो जाता है। फिर क्योया अपने ऊपर से लाश का ढेर हटाता है और शीकी उसे उठाने में मदद करता है। क्योया उसे कहता है कि मैं पेशेंट को सेफ प्लेस तक ले जाऊंगा और तुम मेन होल के ज़ॉम्बी को संभालना। वही ज़ॉम्बी पेशेंट्स पर बहुत बुरी तरह से हमला कर देते हैं। तभी इकारी वहाँ आ जाता है और वो आते ही ज़ॉम्बी को पंच मार कर गिराने लगता है। बाकी स्टूडेंट भी उनसे फाइट करने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें समझ आ जाता है कि चाहे वो ज़ॉम्बी को कितना ही बुरा मारे वो दोबारा से उठ खड़े होते हैं। ये सब देखकर वो लोग काफी परेशान होने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब शीकी जोर से चिल्लाता है, इन ज़ॉम्बीज़ को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके सिर पर मारो वरना वो फिर से उठ खड़े होंगे। ये सुनते ही जिन तुरंत अपने हाथ से ब्लेड निकालता है और उसका यूज करके वो सीधा ज़ॉम्बी के सिर पर अटैक कर देता है और जैसे शीकी ने कहा था वैसा ही होता है। ज़ॉम्बीज़ तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं और बाकी लोग भी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्योया सपोर्ट यूनिट को ऑर्डर देता है कि वो पेशेंट को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करे। शीकी अपनी हैंडगन से एक बार में कई ज़ॉम्बीज़ को मार देता है लेकिन ये सब करते हुए उसे अंदर से काफी अजीब लगने लगता है। इतनी सारी लाशों को मारना उसे सही नहीं लगता। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो पेशेंट को बाहर निकालने में मदद करेंगे तो इकारी तुरंत चिल्लाकर कहता है कि बोलने में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अपना काम करो। फिर वो लोग चले जाते हैं और इकारी वहीं रहकर ज़ॉम्बीज़ को रोकता है। इधर शीकी भी बेचैन होने लगता है क्योंकि एक एक ज़ॉम्बी जिसे वो शूट कर रहा है उसकी भी एक फैमिली होगी और वो भी किसी ना किसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर भी वो उन्हें मारता जा रहा है जबकि असली दुश्मन तो मेहमत और
और हैं। ये सोचकर उसका खून और ज्यादा खोलने लगता है। क्योया बाकी नर्सों को ऑर्डर देता है कि सभी पेशेंट को तुरंत सेफ जगह लेकर जाओ, जबकि शीकी और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ को ही रोके रखे हैं। वहीं सुबाकिरी और नेटो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। नेटो सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन सुबाकिरी ज़ॉम्बी को ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है और तभी अचानक से सुबाकिरी का पैक अगली उस पर हमला कर देता है। नेटो किसी तरह से उसे डोज कर लेता है, लेकिन उस तीनों ज़ॉम्बी का कचुम्बर बन जाता है और उनका खून पूरे दीवार को रंग देता है। नेटो को उनके लिए बहुत बुरा फील होता है। तभी सुबाकिरी कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ मरे हैं। इसके बाद नेटो बाकी सबको कहता है कि वो लोग वापस इवैक्यूएशन पॉइंट पर चले जाएं और वो सुबाकिरी को अकेले हैंडल कर लेगा। लेकिन सुबाकिरी किसी को जाने नहीं देना चाहता था, तो वो यूमिगो को बुलाता है और फिर वो अपने ब्लैक बैक्टीरिया का यूज करके एक केज बना देती है जिसमें नेटो और बाकी सभी फंस जाते हैं। नेटो पूछता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो सुबाकिरी बताता है कि जब तक वो बस इस पिंजरे में कैद है वो आराम से उनके बेस में रह सकता है, क्योंकि ये बैरियर इतना मजबूत है कि इससे तब तक बाहर नहीं निकला जा सकता जब तक यूमिगो खुद इसे ना तोड़ दे। फिर आगे वो कहता है कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि हमें तुम्हारा बेस नहीं पता है, लेकिन मैंने सभी लाशों पर ट्रांसमीटर लगा दिए थे जिसके सिग्नल को ट्रैक करके हमने तुम्हारा बेस का पता लगा लिया है। वो रुद्दा मंदिर के नीचे है। उसकी बातें सुनकर नेटो के चेहरे के रंग ही उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि सुबाकिरी ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। उसके बाद सुबाकिरी वहाँ से जाने लगता है और वे मोगी को इशारा करता है तो वे मोगी अगली को उस बैरियर के अंदर भेज देती है। नेको और बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी सुबाकिरी चुटकी बजाता है और उसी पल अगली फूलने लगता है। उन्हें एजेंट्स को भी काफी डिस्कस्टिंग लगता है। तभी अचानक से अगली चमकने लगता है और इससे उन्हें पता चल जाता है कि अब वो फटने वाला है। तो नेटो जोर से चिल्लाता है कि सब नीचे डूब जाओ और अगले ही पल वो फट जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि 100 मीटर के अंदर की सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। सुबाकिरी दूर खड़ा उस धमाके को देखता है, लेकिन वो थोड़ा निराश हो जाता है। वो कहता है कि धमाका और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था और अगली बार वो इसे और खतरनाक बनाएगा। यूमोगी सजेस्ट करती है कि उन्हें जाकर उन लोगों की हालत देखनी चाहिए, लेकिन सुबाकिरी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े ब्लास्ट में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। वैसे भी मैंने अभी अभी अपनी यूनिफॉर्म साफ की है और मैं नहीं चाहता कि इस पर खून के धब्बे लग जाएं। वही नेटो जमीन पर होता है। इसी ब्लास्ट में वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उधर हेडक्वार्टर्स में शीकी आखिरी ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देता है और राहत की सांस लेता है। वहाँ सभी खुश होते हैं कि आखिरकार सभी ज़ॉम्बी खत्म हो गए। क्यूया उन्हें बताता है कि पेशेंट को सेफली मेन होल में शिफ्ट कर दिया गया और ये सब उनकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वो इसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वही मई अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसके माँ और पापा दोनों की लाशें पड़ी होती हैं जिनके सिर में गोलियों के निशान थे। क्यूया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और उसके पास जाकर कहता है कि उसे अफसोस है कि उसे ये सब सहना पड़ रहा है। शीकी भी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी माँ के सिर में उसी ने गोली मारी थी। वो उस पल को याद करता है और काफी बुरी फील करने लगता है, लेकिन तभी मई सबको हैरान करते हुए कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो परेशान ना हो। वो समझती है कि वो लोग हमेशा छुप के रहते थे और उसका बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, यहाँ तक कि वो कभी स्कूल भी नहीं जा पाई थी। इसलिए ये सब देखकर उसे झटका नहीं लगा। उसे हमेशा लगा था कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा, बस उसे ये पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। वो यहाँ तक कि शीकी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर शीकी को विश्वास नहीं होता कि मई ने अभी अभी अपने मॉम डैड को मरते देखा और वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है। ये सोचकर शीकी को गुस्सा आने लगता है और वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। उस टाइम वो सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था और मेमोतोरो ही उनकी दुनिया के असली सुपर हीरोज माने जाते थे और इतने सारे बेगुनाह लोगों को मरता देखकर उनको उससे नफरत होने लगी है। फिर वो मई को गले लगा लेता है और कहता है कि इसी वजह से मैं विलन बनूंगा ताकि इन सो कोल्ड हीरोज को खत्म कर सकूं। वो उसे कसकर पकड़े रहता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरना, मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां हम सब फिर से बिना डरे रह पाएंगे। बाकी लोग चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं और कुछ देर बाद जिन और क्यूया एजेंसी की अंडरग्राउंड टनल में होते हैं और क्यूया कहता है कि उन्हें मरे हुए दोस्तों की डेड बॉडीज कलेक्ट करनी चाहिए। वो कहता है कि वो जिन डिस्पोजल साइट पर ले जाएगा और वहां जाकर वो उन बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। वही एजेंसी में बाकी लोगों को लाशों को निपटाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। एकार इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और कहता है कि क्यूया ने उन्हें सारा फालतू काम दे दिया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो गुजी बस खड़ा था। ये देखकर गुस्से में वो उस पर चिल्लाता है कि ऐसे खड़े रहकर काम चोरी मत करो। गुजी तुरंत जवाब देता है कि मैं काम चोरी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अभी अभी अटैक हुआ है तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ऐसे में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। उसकी एबिलिटी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ही बनी थी। वो अपने अंगूठों को काटता है जिससे उसका ब्लड जमीन पे गिरता है और वहाँ एक रेडार बन जाता है। ये उसका ब्लड क्लिप से रिलीज टेक्निक है। इकारी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो काफी हैरान रह जाता है। फिर गुजी उसे समझाता है कि उसका ब्लड जहाँ भी गिरता है वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी लिविंग बीइंग को डिटेक्ट कर सकता है और ये तक बता सकता है कि वो मेमेटोरो है या नहीं। फिर रेडार आसपास स्कैन करना शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में उससे कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। मगर गुजी बताता है कि हीट सिग्नेचर की सेंसिटिविटी कम है, जिससे किसी टारगेट का सही से अपीयरेंस या पावर लेवल जानना मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक रेडार में कुछ डिटेक्ट होता है और उसे देखते ही गुजी
ये हैरान हो जाता है। इधर मिज़ुमोटो रीजन में सुबाकरी और योमोगी को सीक्रेट टनल का लोकेशन मिल जाता है और उन लोगों ने वहां पर पहरा देने वाली ओल्ड लेडी को भी मार दिया था। सुबाकरी फोन पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सारे अगली यूनिट्स को इस लोकेशन पर भेज दो। इसके साथ ही वो एक स्पेशल अगली भी मंगवाता है जिसे उसने किसी खास मौके के लिए बचा कर रखा था, और कॉल रखने से पहले वो हाई रिस्क ओनी की फाइल भी लाने के लिए कहता है। फिर वो कॉल कट कर देता है और योमेगी से कहता है कि नेटो पहले ही यहाँ आ चुका है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर योमेगी सामने बने विशाल टनल को दिखाते हुए कहती है कि उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसलिए क्यों ना अंदर जाने के बजाय इसमें पॉइजन गैस डाल दिया जाए। सुबाकरी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर वो अचानक से अपना मन बदल लेता है। वो खुद टनल में जाने का फैसला करता है। साथ ही योमेगी से कहता है कि अगर उसे कोई ओनी मिले तो मारने से पहले उसका नाम पूछ ले। योमोगी इसका कारण पूछती है तो सुबाकरी बताती है कि अगर कोई शीकी नाम का लड़का मिलता है तो उसे जिंदा पकड़ना है। योमोगी पूछती है कि उसमें ऐसा क्या खास है। इस पर सुबाकरी बताता है कि शीकी बाकी सबसे अलग है, इसी वजह से वो उसे लैब में रिसर्च के लिए ले जाना चाहता है। उसके बाद फिर वो दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं।